दोस्तों, कैसे हो आप सभी? तो आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल धरनी एजुकेशन में। तो आज हम फिर एक नई कवि के साथ में आज हम पढ़ेंगे। कल अपन ने पढ़ा था मतीराम, आज हम पढ़ेंगे मतीराम। कल अपन ने पढ़ा था चिंतामणि। चिंतामणि की चिंता खत्म हो गई होगी शायद आपकी, तो आज हम चिंतामणि के भाई मतीराम की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने मतीराम जी की। देखो मतीराम जी है ना, ये चिंतामणि के भाई थे, है ना। कल मैंने लिखवा ही दिए वैसे तो आपके इनके चारों भाइयों के नाम, चिंतामणि के भाई थे। ये है ना, बूंदी नरेश भाव सिंह के आश्रय में रहे थे। ये बूंदी नरेश भाव सिंह के आश्रम में आश्रय में रहे थे। भाव सिंह के आश्रम में रहे थे और इन्हीं के आश्रय में इन्होंने एक इनकी प्रसिद्ध रचना है ललित ललाम, उसकी रचना की थी इन्हीं के आश्रय में। तो इन्हीं के आश्रय में इन्होंने, इनकी रचना है ललित ललाम, आश्रय में रचना की है इन्होंने। इनकी प्रसिद्ध, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है ना, ललित ललाम। और इसका जो आधार है ना, ललित ललाम का आधार, इसका आधार अप्पे अप्पे, ये एक कवि है, अप्पे दीक्षित की इनकी रचना है कुवल्यानंद। कुवल्यानंद इनकी रचना है, ये इसका आधार था। और ये ना एक अलंकार ग्रंथ था, तो इसमें भी अलंकारों की रचना है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, एक यही एरो करके लिख रही हूँ, ये एक अलंकार, ये एक अलंकार ग्रंथ था ना, इसमें अलंकारों की अधिकता थी, इसलिए अलंकार ग्रंथ था। और इसका जो टाइमिंग है ना, टाइमिंग सबसे ज़्यादा बार पूछ लिया गया है, 1661 ईस्वी इसका टाइमिंग है। तो ये बूंदी नरेश भाव सिंह के आश्रय में रहे थे और इन्हीं के आश्रय में इन्होंने एक इनकी रचना है ललित ललाम, जो 1661 में इन्होंने इसकी रचना की थी। इसका आधार है अप्पे दीक्षित की कुवल्यानंद। और इनके जो क्वेश्चन है ना, फर्स्ट ग्रेड के अंदर, हिंदी के अंदर हर बार इनका एक ना एक क्वेश्चन आता है। और ये तो पता नहीं कितनी बार रिपीट हो गया था। और एक इनकी और आती है रसराज, उसका टाइम है 1633 ईस्वी। देखो रीतिकाल के अंदर है ना, आपको आसानी से याद तो हो जाएगी, है ना। रचना इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन अपने आधुनिक काल के अंदर एक ही कवि की 40 रचनाएं। लेकिन मैं आपको फिर भी उनमें से जो मोस्ट है ना, जो मोस्ट वो, और जो अभी तक एग्ज़ाम में आई हुई है वो, और आने की संभावना है वो रचना मैं आपको बता दूंगी। क्योंकि अगर आप सारी रचना को याद करने की कोशिश करेंगे तो आपसे एक भी कभी कंप्लीट नहीं होगा। तो अपन जो मोस्ट रचना है जो अभी तक एग्ज़ाम में आ गई है या एग्ज़ाम में पूछने की संभावना है, वो रचना अपन देखेंगे। तो और इनकी एक रसराज है 1633। और कल अपन ने चिंतामणि पढ़ी थी, चिंतामणि के अंदर उनकी रचना थी रस विलास। कल उनकी रचना थी रस विलास, उसका टाइम भी 1633 था। और आज इनकी रचना है रसराज, इसका टाइम भी 1633 ईस्वी। तो ये रीतिकाल के अंदर जितने भी कवि हैं ना, इनके नाम जो रचना है इनकी, वो दो दो कवियों की रचना, जैसे भूषण की अपन आगे पढ़ेंगे एक और इनकी एक रचना ये ललित ललाम वाली, ये कटेगी आगे जाकर, भिड़ेगी ये दोनों। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको आपके हिसाब से याद करना, आपको कैसे याद रहता है वो आपको खुद को देखना। और जो मैंने कैसे याद की वो मैं आपको बताते जाऊंगी। आप अगर मेरे ट्रिक से याद करना चाहो तो भी कर सकते हो, आप खुद भी अपने हिसाब से याद करना चाहो ना तो भी कर सकते हो। क्योंकि जो आपको कंफर्टेबल लगे ना, आप उस हिसाब से याद करना, क्योंकि वो आपको लंबे समय तक याद रहेगी। तो या एक बात याद रखना, रीतिकाल के अंदर हर जो कवि है ना, उसकी जो रचना है, जैसे इनकी एक रचना है रसराज,
और अपन ने कल चिंतामणि पढ़े थे, उनकी रचना थी रस विलास, और उनकी कल वाली रचना थी छंद विचार, और आज इनकी रचना है छंद सार। तो इस वाली को आप देखो, इनकी रचना है छंद सार, इनकी एक और रचना, ये पहला 1 नंबर लगा लो आप, और ये 2 नंबर लगा लो छंद सार। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये भी पिंगल शास्त्र पे लिखी गई है, और कल अपन ने चिंतामणि की जो रचना देखी थी ना, वो भी पिंगल शास्त्र पे लिखी गई है। तो छंद सार है ना, इसको आपको ऐसे याद रखना। देखो चिंतामणि कल अपन ने पढ़ा था, चिंतामणि की थी छंद विचार, है ना, चिंतामणि की थी छंद विचार। तो आपको ऐसे याद रखना है, मैं मेरे हिसाब से बता रही हूँ क्योंकि मैंने मेरे हिसाब से ऐसे याद की है छंद विचार। देखो, जहाँ मति होगी, मति यानी बुद्धि, जहाँ बुद्धि होगी वहाँ सार होगा, और जहाँ चिंता होगी वहाँ पे विचार ही विचार आएंगे, गलत आए, सीधे आए, उद्धे आए, कैसे भी आए, विचार ही विचार आएंगे। तो जहाँ चिंता होगी वहाँ विचार आएंगे, और जहाँ बुद्धि होगी, मति होगी, वहाँ सार निकलेगा। तो आपको ऐसे भी याद रखना चाहो तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, क्योंकि ये भी एक पिंगल शास्त्र की रचना है, पिंगल शास्त्र पे लिखी गई है ना, पिंगल शास्त्र की रचना ये भी। और वो भी कल अपन ने चिंतामणि की देखी, वो भी पिंगल शास्त्र की रचना। और इनकी एक और रचना मिलती है रसराज, 3 नंबर लगा रही हूँ मैं इनकी, रसराज। और कल अपन ने पढ़ी थी रसविलास, उसका टाइम भी 1633 ईस्वी था, और इसका टाइम भी 1633 ईस्वी है। और कल अपन ने पढ़ी थी रसविलास। देखो, यहाँ मैं आपको ना, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करती चलूँगी, लेकिन फिर भी अगर आपको याद नहीं रहे तो आप आपके हिसाब से याद रखना, क्योंकि वो आपके दिमाग में लंबे समय तक रहेगा। मेरे हिसाब से रखोगे, हालांकि मैं भी सरल तरीके से बताऊंगी, फिर भी अगर आपको याद नहीं रहे तो आप आपके हिसाब से ट्रिक देख लेना कि भाई अपने को कैसे लंबे समय तक याद रहे, क्योंकि ये ऐसी रचना है। अभी भी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम का पेपर उठा के देख लेना, वो मतीराम की रचना है ना, फर्स्ट ग्रेड में पता नहीं ये फिक्स कर लिया एग्जामिनर ने कि भाई मतीराम से तो आपने फर्स्ट ग्रेड में देना ही है। तो मतीराम से हर एग्ज़ाम में फर्स्ट ग्रेड वाले में तो पूछा ही जा रहा है, तो नंबर अपने सेकंड ग्रेड का भी लग सकता है। तो आपको इनकी रचना है ना, है तो इनकी 4-5 रचनाएं, लेकिन आपको याद रखनी है, क्योंकि जितने भी रीतिकाल के कवि हुए हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट कवि हैं। और आधुनिक काल में तो फिर भी एक कवि की 40-40 रचनाएं मिल जाती हैं, तो उसमें अपन मोस्ट को देख लेंगे फिर। पर इनके यहाँ पे सिर्फ एक कवि के 2-3 रचना है, वो भी मोस्ट है, पूछ ली गई है एग्जाम में, तो आपको ये याद रखनी है। तो इनकी रचना हो गई अपने रसराज 1633 ईस्वी। इसके अलावा इनकी एक और रचना है, 4 नंबर लगा के लिख रही हूँ मैं, फूल मंजरी। ये भी एग्जाम में पूछ ली गई। मैं बोल रही हूँ इनकी जो रचना है ना, ये 5वीं रचना पूछ ली गई है, वो भी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में। फूल मंजरी ये है ना, इसमें जहांगीर का वर्णन किया है इन्होंने। ये भाव सिंह के अलावा ये जहांगीर के इसमें भी रहे, आश्रय में भी, तो ये इन्होंने इसमें जहांगीर का वर्णन किया है, और ये हो गई इनकी रचना महत्वपूर्ण। और इसके अलावा इनकी छंदसार एक है इनकी मतीराम सस्सई, 5 नंबर मतीराम सस्सई। यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इधर लिख देती हूँ ना 5 नंबर लगा के। ये इनकी एक और रचना है मतीराम सस्सई। देखो, इसका आधार है ना, इसका आधार अपने बिहारी सस्सई, मैंने आपको बिहारी पढ़ाई दिए, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कवि थे वो मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिए। लेकिन अब अपन इस हिसाब से चलेंगे, क्योंकि अगर किसी ने कोचिंग नहीं की होगी या किसी ने ऑनलाइन भी नहीं लिया होगा तो ये आप कन्फ्यूज में हो जाएंगे, ये किस काल का कवि है, ये किस काल का कवि है। तो अपन काल के हिसाब से चलेंगे। तो मैं अब आपको काल के हिसाब से पढ़ाऊंगी। तो रीतिकाल के कवि अपने चल रहे हैं, रीतिकाल में जो पहले पढ़ा दिया वो तो दोबारा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अब अपन क्रम वाइज चलेंगे, जिससे आपको इसका टाइम भी आसानी से याद रह जाएगा। अगर कोई कालक्रम के अनुसार पूछेगा तो भी आपको याद रह जाएगा भाई हाँ, पहले कौन सा कवि अपन ने पढ़ा था। तो मतीराम सस्सई का जो आधार है ना, इसका आधार है अपने बिहारी जी की पढ़ी ली थी अपन ने, बिहारी सस्सई। देखो, बिहारी सस्सई, अगर आप ये क्लास ध्यान से देखोगे ना तो आपके ऊपर ये, आपके दिमाग में ये आएगा ज़रूर कि भाई मतीराम तो पहले आ गए थे
और बिहारी सस्सई बाद में आई। बिहारी अपन अब पढ़ेंगे रीति सिद्ध कवियों में, और अपने ये चल रहे हैं रीतिबद्ध कवि। तो रीति सिद्ध कवियों में अपन चलेंगे। तो रीति सिद्ध कवि सिर्फ अपने बिहारी हुए हैं, एकमात्र कवि रीति सिद्ध बिहारी हुए हैं। तो आप ये सोचो, अगर क्लास आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आएगा, भाई मतीराम तो पहले आ गई और अपने बिहारी की बिहारी सस्सई बाद में आई। भाई कालक्रम के हिसाब से देखें तो रीतिबद्ध तो पहले आ गया और फिर बाद में रीति सिद्ध आया। तो अपने बिहारी का आधार कैसे हो गई है, बिहारी सस्सई इसका आधार कैसे होगी, क्योंकि बिहारी सस्सई तो बाद में लिखी गई है ना। तो मतीराम सस्सई का आधार बिहारी कैसे हो गई, क्योंकि उस हिसाब से ये रचना लिखी गई है। तो बिहारी सस्सई तो बाद में लिखी गई। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, चाहे काल के अंदर बिहारी बाद में दिए गए हों, लेकिन जो बिहारी सस्सई है ना, बिहारी भी इनसे पहले थे, बिहारी सस्सई भी इनसे पहले लिखी गई है। तो अपने को इसका आधार बिहारी सस्सई याद रखना, चाहे काल में उनको पहले दे रखे हो। वो भी एक तरह से देखे तो रीतिबद्ध भी रीति सिद्ध भी रीतिबद्ध का ही भाग था, क्योंकि रीतिबद्ध के दो भाग किए थे, रीतिबद्ध और रीति सिद्ध। तो आपको याद रखना है बिहारी सस्सई पहले लिख दी गई है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो मतीराम सस्सई। और अब एक और नोट लगा के आप एक बात और लिख लो, हाईलाइट कर देती हूँ मैं, है ना। अपने जो रीतिकाल है ना, नोट लगा के लिख लेना, क्योंकि ये आपको एग्जाम में कंफ्यूज करेगा ही करेगा ना। मतीराम, ये रीतिकाल है ना, रीतिकाल के अंदर दो मतीराम हुए थे। जैसे कल मैंने आपको बताया था ना, एक और कवि था, वो भी दो हुए थे। तो रीतिकाल के अंदर दो मतीराम हुए थे ना, दो मतीराम। देखो ये रचना है ना, इन पे मैं इसलिए जोर दे रही हूँ क्योंकि इनमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे, क्वेश्चन गलत करके आते हैं हर बार। सरल क्वेश्चन होते हुए भी हर बार गलत होता है ये एग्जाम में। तो रीतिकाल के अंदर दो मतीराम हुए, और दूसरा जो मतीराम है ना, उसकी रचना है चोर पंचासिका। चोर पंचासिका और व्रत कौमुदी, दो रचना है इसकी, एक ये लगा लो और एक ये व्रत कौमुदी, है ना। आपको दिखे नहीं, मैं साइड में हो जाती हूँ। व्रत कौमुदी, देखो कंफ्यूज नहीं होना, दो मतीराम हुए, और ये जो दूसरा मतीराम है ना, इसकी सिर्फ ये दो रचनाएं हैं। तो अगर ये रचनाएं आ जाए और ऑप्शन में मतीराम दे दे तो आपको मतीराम करना है, बाकी कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको ये याद रखना है भाई, हाँ ये दूसरे मतीराम की अलग है, बाकी जो अपना जो मतीराम है उसकी ये है। और एक और इनकी ये जो ललित ललाम है ना, ये भी आपके आगे जाकर जब अपन भूषण पढ़ेंगे ना, तो भूषण के आगे भूषण पढ़ेंगे ना, उसमें जाके ये टकराएगी, ये जो ललित ललाम है, ये रचना आगे जाके टकराएगी। तो याद रखना आपको, अगर ऑप्शन में भूषण मतीराम दे रखा हो ना, और ललित ललाम का जो पूछ रहे हो भाई ललित ललाम की रचना किसने की, और ऑप्शन में अगर भूषण और ये अपने चिंत मतीराम दोनों दे रखे हो, तो आपको मतीराम करना है। क्योंकि भूषण की जो रचना है ललित ललाम, वो इतनी प्रसिद्ध नहीं हुई थी, ये इनकी जो है ना रचना, ये बहुत प्रसिद्ध हुई। तो पहले आपको मतीराम करना है। और एक बात आपको और बता देती हूँ, अगर दो इस तरह से रचनाएं भिड़ जाए या कट रही हो, जो आपको कंफ्यूज कर रही हो, तो आपको ये याद रखना है भाई प्रसिद्ध किसकी थी या प्रमाणिक किसकी रचना है। आपको ऑप्शन में वही कवि लगा के आना है जिसकी प्रसिद्ध हुई थी। अगर दो रचना अगर आपस में भिड़े तो आपको जो प्रसिद्ध है वो करके आना है। तो यहाँ से अपने मतीराम की कहानी खत्म होती है। कल चिंतामणि की खत्म कर दी थी और यहाँ मतीराम की खत्म हो गई। तो आशा करती हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगे। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।